सब्सक्राइब करें बजरंग ITI स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आप सभी का बजरंग ITI स्टडी के इस YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो चैनल है स्पेशली ITI से संबंधित, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित अध्ययन के लिए है। और इस चैनल पर आज आपको मैं कराऊंगा ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चन इसी स्लाइड के फॉर्म में होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी, धातुओं में धारा प्रवाहित होती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या इन सभी के कारण? तो धातुओं में धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के 3 मूल कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जियोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो लिखा ही है, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, या कोई आवेश नहीं होता तो उसको कहते हैं हम उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये माइनस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यह होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 क्या? कूलाम। आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश की इकाई है कूलाम। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? ऋणात्मक आवेश होता है और उस आवेश का मान है 1.602 × 10⁻⁻19। अगला प्रश्न है, परमाणु के 3 मूल कणों में सबसे भारी कण कौन सा है? परमाणु के 3 मूल कणों में सबसे भारी कण कौन सा है? क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसमें ये जो दूसरे कलर में हुआ है, आवश्यक नहीं है कि यही आंसर हो। यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से तब इस प्रश्न का आंसर आराम से दे पाएंगे। मैंने आपको पदार्थ की संरचना बताई थी कि परमाणु है और परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के होते हैं, इसी कारण ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर कुछ आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस का 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। इसी कारण परमाणु के 3 मूल कणों में सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार 2 समान आवेश एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रति आकर्षित करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कूलाम का नियम, प्रथम नियम बताता है कि यदि 2 समान आवेश एक दूसरे के पास लाए जाएं तो वह एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे, यानी कि दूर दूर भेजेंगे। देखिए, यदि कोई एक आवेश है प्लस और ये भी प्लस आवेश है और इन दोनों को पास लाया जाए तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। हम ज़बरदस्ती इन्हें पास लाएंगे तब भी ये अपने स्वाभाविक गुण से दूर दूर जाएंगे। तो जब 2 समान आवेश होते हैं तो वह एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे, और जब 2 विषमान, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब ये एक दूसरे को पास लाएंगे, क्या करेंगे? आकर्षित। इसमें क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार 2 समान, तो जहाँ समान की बात कर दी जाए वहाँ प्रति आकर्षित, क्या होगा? प्रति आकर्षित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थिर रहते हैं, क्या स्थिर रहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी संरचना बताई थी। इस प्रकार से होती है परमाणु की संरचना। नाभिक में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यही पूछा गया है आपसे कि परमाणु के नाभिक में स्थिर कौन रहता है, तो नाभिक होता है ये वाला जो हिस्सा है, दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, ये इसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में जो रहता है P और N अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक है कूलाम और इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और यदि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है अर्थात प्रवाहित हो रहा है तो इसकी दर क्या कहलाती है, इसकी दर कहलाती है विद्युत धारा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चालक पदार्थों का वह गुण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, प्रेरक कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है। तो चालक पदार्थों का वह गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब देखिए मैं आपको रियल लाइफ से समझाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। प्रतिरोध वह होता है जो हमें हमारे रास्ते में या करंट के रास्ते में किसी भी रास्ते में बाधा उत्पन्न करे। यहाँ पर ये भी यही कहा गया है, बाधा उत्पन्न करे। देखिए थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यदि ये कोई रोड है और आप जब हाईवे पे जाते होंगे तो जो सड़क पे ब्रेकर लगे हुए होते हैं वो ऐसे नहीं लिखा, और उसके पास में यदि कोई बोर्ड लगा हो, यदि वो हाईवे है तब उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा गति अवरोधक, अर्थात गति मतलब हमारी जो स्पीड है उसको रोकने वाले, तो यह गति प्रतिरोधक लिखा होता है। ये इसी कारण लिखा होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि हम किसी कार्य को करना चाह रहे हैं लेकिन उस कार्य को क्या किया जा रहा है, किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न करके रोका जा रहा है। जैसे यदि आप अपने घर से बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पिताजी या माताजी या पेरेंट्स घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, तब आपके पिताजी या माताजी द्वारा जो बातें कही गई हैं या उनके द्वारा लगाई गई डांट आपके लिए प्रतिरोध का काम करेगी। आ रहा है समझ में? मुझे आशा है कि आप इस बात को भली प्रकार समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक पदार्थ के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यदि कोई चालक पदार्थ है तो उसके अंतिम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से कम। यदि वह अर्धचालक है तब उसमें 4 होंगे और कुचालक है तो 4 से अधिक होंगे। तो ध्यान रखिए UPPCL जेई में ये सवाल आया था। UPPCL जेई 2019 में ये सवाल आया था। ये तीनों सवाल आए थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पर चालक का पूछा गया है तो चालक में 4 से कम, कुछ अर्धचालक में 4 और जबकि कुचालक में 4 से अधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को क्या मापता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर या फ्रिक्वेंसी मीटर। तो देखिए यहाँ वोल्ट लिखा है, वोल्ट अर्थात ये वोल्टेज मापेगा। अमीटर ये धारा को मापता है। अमीटर जिस कुछ इस प्रकार से, यदि आपने घरों में मीटर लगे हुए देखे होंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर आदियों में, तो यदि मीटर के अंदर ए बना है और इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो ये होता है एसी का चिन्ह। और इसके नीचे अगर ये भी बना है तो ये एसी और डीसी दोनों को मापेगा। किसको मापेगा, लेकिन ये करंट को मापेगा। और यदि इसी प्रकार से वी बना है और उस पर ये चिन्ह लगे हैं दोनों, तो अर्थात वह है वोल्ट मीटर है। ठीक, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को क्या मापता है, अमीटर मापता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध को मापा जाता है किसके द्वारा। तो जिस प्रकार से हम धारा को मापते हैं अमीटर के द्वारा, उसी प्रकार से प्रतिरोध को मापते हैं ओम मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, आवृत्ति मीटर से फ्रिक्वेंसी मापते हैं और CRO से हम वेवफॉर्म को मापते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्धचालक पदार्थों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने इससे पूर्व के प्रश्न में आपको बताया था कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुचालक पदार्थों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कुचालक होते हैं उनमें होते हैं 4 से अधिक। कितने होते हैं, 4 से अधिक। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के मूल प्रकार क्या क्या है। प्रतिवर्ती धारा अथवा DC धारा अर्थात AC एवं DC, या AC अर्थात DC। देखिए ये दोनों ऑप्शन एक ही लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ हिंदी में या अंग्रेजी में, स्थिर विद्युत व गतिज विद्युत। यह ऑप्शन आ और बा दोनों। तो देखिए विद्युत धारा के जो मूल प्रकार हैं, अर्थात सबसे पहले जब विद्युत का जन्म हुआ, विद्युत को बनाया गया आज से 2500 वर्ष पूर्व, तब 2 प्रकार की विद्युत को हम प्रयोग में लेते थे।
स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। गतिज विद्युत के ये दो प्रकार हैं, ये जो दोनों प्रकार हैं ये और ये गतिज विद्युत के प्रकार हैं। गतिज विद्युत के ये प्रकार हैं प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको एक सूत्र बताया है, R बराबर होता है रो एल बाई ए। यहाँ पर जो रो है वह विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कहलाती है। ये चालक पदार्थ की ना तो लंबाई पर निर्भर करती है और ना ही चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये पदार्थ का एक स्वाभाविक विशिष्ट गुण है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी चालक पदार्थ का ये एक विशिष्ट गुण है जो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस प्रकार का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, तो प्रतिरोधकता पर लंबाई बढ़ाने या लंबाई घटाने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, जबकि R बराबर रो एल बाई ए से देख लीजिए चालक तार की यदि हम लंबाई, जहाँ ये एल लंबाई है और ए चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा। देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात R सीधे तौर पर समानुपाती है किसके, लंबाई के। तो यदि हम लंबाई को बढ़ा देंगे, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस में संयोजित किया जाता है। तो समांतर क्रम में, सीरीज क्रम में, मिश्रित क्रम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन अर्थात प्रतिरोधों को कितने प्रकार से हम जोड़ते हैं इसके बारे में बताया है, और देखिए यहाँ भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। यदि प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से जोड़ दें तो ये होता है सीरीज क्रम। देखिए यदि ये R1 है और ये R2 है तो ये हो गया सीरीज क्रम। यहाँ पर यदि हम टोटल R निकालें तो ये होगा R1 प्लस R2। ठीक, और यदि इन दोनों प्रतिरोधों को ही हम इस प्रकार से जोड़ दें, कुछ इस प्रकार से जोड़ दें तो ये R1 है और ये R2 है, तब जो टोटल R होगा वह क्या होगा, टोटल R होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए यदि हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं कि प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ देते हैं। याद कर लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यदि हमें प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो हम सीरीज में संयोजित करेंगे और यदि घटाना है तो समांतर में संयोजित करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत उत्पन्न की जाती है। स्थिर विद्युत जो उत्पन्न की जाती है वह किससे उत्पन्न की जाती है, घर्षण से, चालन से, विकिरण में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं, जिन विधियों को हम चालन, विकिरण अथवा संवहन के नाम से जानते हैं। तो तीसरी विधि यहाँ पे दी नहीं गई है, लेकिन हम जो स्थिर विद्युत उत्पन्न करते हैं वह घर्षण से उत्पन्न करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी विद्युत कैसे उत्पन्न होती है। तो आपने कभी बचपन में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को फाड़ कर इस तरह से पेन को सर से रगड़ कर और इनको पास ला के देखा होगा, तो क्या होता है कि ये जो कागज़ होते हैं ये इस पेन की ओर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी विद्युत जनरेट होती है। आप कहते हैं नहीं ये तो विद्युत नहीं, यहाँ पर आकर्षण जनरेट होता है, अर्थात आवेश आता है और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत। तो ये जो विद्युत होती है ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थिर विद्युत होती है, अर्थात हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता है चालकों पर, कुचालकों पर, अर्धचालकों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार B बराबर होता है IR, जहाँ B क्या है, वोल्टेज, I करंट और R प्रतिरोध। तो देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से, यदि आपके पास पेन पेपर है तो उसमें लिख लीजिएगा। B अर्थात वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, I अर्थात करंट को हम अमीटर से मापते हैं और एम्पियर में मापते हैं, R अर्थात प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, ओम मीटर के द्वारा। तो ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो ध्यान रखिए ये अर्धचालकों के लिए लागू नहीं होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम अर्थात अथवा कुचालक से ज़्यादा होता है, वह पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
भारत में विद्युत सप्लाई की आवृत्ति का मान है 50 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज, 11,000 वोल्ट या 440 किलो वोल्ट। तो देखिए, यदि आपने थ्योरी की क्लासों को देखा है, किताबों को पढ़ा है, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। देखिए, आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो देखिए, दो ऑप्शन तो अपने आप ही हट जाएंगे, 11,000 वोल्ट और 440 किलो वोल्ट। इससे क्या लेना हमें, लेकिन जो ज़्यादा ही होशियार बच्चे होंगे वो इन दोनों को ही आंसर मान रहे होंगे। तो किताब, अगर आप अपने मन में इन दोनों आंसरों को सोच रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन में काफ़ी मेहनत और जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। मेहनत करिए, सब हो जाएगा। तो भारत में विद्युत सप्लाई की आवृत्ति का मान है 50 हर्ट्ज। देखिए, ये सही आंसर है इसका। और यदि आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो जाके अपने मोबाइल के फ़ोन चार्जर या टीवी, फ्रिज जो भी हो, उन पे आप जो नंबरिंग लिखी होती है उस नंबरिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी अंग्रेजी आप पे आती होगी, तब वहाँ देखिए कि उनकी जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी वह कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ये भारत के लिए 50 हर्ट्ज है, जबकि अन्य देशों जैसे डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, रूस, जापान, इन सारी कंट्रियों में आवृत्ति का मान कितना होता है, 60 हर्ट्ज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम लागू होता है। देखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, एसी पर अथवा डीसी पर। तो किरचॉफ के जो नियम होते हैं एसी डीसी दोनों पर लागू होते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा वीडियो में आगे चलने पर। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नहीं है, यह है प्रभाव, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। प्रभाव किस ओर होता है, देखिए उससे पहले समझाता हूँ मैं आपको। यदि ये कोई लोड है, लोड अर्थात तार, और यहाँ से ये बैटरी है, तब देखिए होता क्या है कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से निकलकर ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है, हम जानते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा की दिशा के विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लस की ओर जाते हैं। तो यही पूछा गया है, देखिए सही से पढ़िए। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है किस ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये व बी दोनों। देखिए ना ही ये आंसर होगा ना ही है। देखिए, इसे पॉजिटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर उच्च विभव होता है, और इसे नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर कम विभव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखिए निम्न विभव से हो रहा है, इधर से इधर। दूसरा कलर लेता हूँ, देखिए ब्लैक कलर से लिया है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है इधर से इधर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये मैंने पहले ही बताया था, और ये क्या है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा होता है ऋणात्मक विभव से, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी परपथ में फ्यूज को किस तार में संयोजित किया जाता है। डीसी परपथ के लिए फ्यूज को हम किस तार में लगाते हैं, तो क्या फेस में लगाते हैं, न्यूट्रल में लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डीसी परपथ में हम जो फ्यूज लगाते हैं वह किसी भी तार में लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हम क्या करते हैं, डीसी परपथ के लिए चाहे पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल, देखिए ये पॉजिटिव मतलब फेज और न्यूट्रल ये होते हैं एसी के लिए, जबकि डीसी के लिए क्या होते हैं, डीसी के लिए दो तार होते हैं। कौन कौन से, डीसी के दो तार होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो हम चाहे पॉजिटिव में लगा दें या नेगेटिव में लगा दें, डीसी में हम किसी भी तार में फ्यूज लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एसी के लिए ऐसा नहीं होता है। एसी के लिए हम हमेशा फेज तार के सीरीज में ही फ्यूज लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, फेज तार के सीरीज में। कब, एसी के लिए। लेकिन डीसी के लिए हम प्लस और माइनस किसी भी तार में लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बायो सेवार्ट का नियम किस नियम का संशोधन रूप है। बायो सेवार्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया था। उनका जो नियम था किसी पहले के नियम के आए हुए नियम का संशोधित रूप था। तो ये किसका नियम था, ये किरचॉफ का नियम था, ओम का नियम था, पास्कल का नियम था, या एम्पियर का नियम था। तो यह नियम था एम्पियर का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की, या चैडविक या पास्कल। देखिए पास्कल ने क्या किया था, अगर आपने कंप्यूटर की वीडियो देखी है तो ये याद आ रहे होंगे तुम्हें तुरंत। पास्कल ने क्या किया था, इन्होंने कैलकुलेटर, जो बहुत ही बड़ी बड़ी गणना अर्थात कैलकुलेशन को चंद सेकंडों में कर देता है, उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे पास्कल।
और जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, ईंट पगनाच। ईंट अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, वहाँ से प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और नाच अर्थात न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी गई है, तो आपका इसकी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए इसकी ट्रिक देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है ईंट अर्थात ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। और देखिए रदरफोर्ड नहीं हो ऑप्शन में तब गोल्डस्टीन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? गोल्डस्टीन। लेकिन यदि गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों दिए हैं तब गोल्डस्टीन लगाइएगा पहले। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। अब देखिए इनकी सन कैसे याद होंगी, तो एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। 18 लिखिए, फिर 18 लिखिए, फिर 19 लिखिए। देखिए 18 19 19, एक बार 18 लिखिए, फिर 19 लिखिए, फिर 19 लिखिए, फिर क्या कीजिए 97 20 32, इतना याद कर लीजिए बस। 97 20 32 कोई मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा आप अपने, उनका मान लीजिए इस नंबर को और याद कर लीजिएगा 97 20 32, याद हो जाएगा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज, 1920 में प्रोटॉन की खोज, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक पर आवेश होता है। परमाणु के नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, ऋणावेश होता है, आवेश होता है। तो परमाणु के नाभिक पर क्या आवेश होता है? परमाणु के नाभिक पर कोई आवेश नहीं होता। ये कैसा होता है? ये आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग बराबर, न्यूट्रॉन का अधिक होता है, प्रोटॉन का अधिक होता है या बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग बराबर होता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखिए ये इनके आवेश दिए गए हैं, आवेश याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का माइनस का 1.602 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम ई की पावर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.602 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जो फ्रंट का चिन्ह है ये चेंज हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, ये उदासीन होता है। आपसे एक अपील, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। और इस वीडियो की PDF के लिए आप विवेकानंद ITI के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए। तो उसके अलावा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के थ्रू आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दोबारा देखते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है आपसे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में धारा घनत्व का क्या मात्रक है? तो विद्युत परिपथ में धारा घनत्व का मात्रक कूलम है, ओम है, एम्पियर सेकंड है, या एम्पियर मीटर स्क्वायर है? तो धारा घनत्व का मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या होगा यदि दो इलेक्ट्रॉनों को पास लाया जाए? यदि आपने वीडियो को सही प्रकार से देखा है, सही से देख रहे हैं, तो ये सभी प्रश्नों के आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। देखिए यदि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज क्या होगा? एक समान होगा, दोनों ऋणावेशित होंगे और दोनों को पास लाया जाएगा। चूँकि आवेश इन दोनों पर समान है, कूलम का नियम कहता है कि यदि समान आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। तो देख लीजिएगा इसमें से ऑप्शन ढूंढिए कौन सा का प्रति आकर्षित वाला है। देखिए ये आकर्षित का है, ये प्रति आकर्षित का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये गलत और ये वैसे गलत। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रति आकर्षित करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक मैट्रिक का शक्ति का मान कितना होता है? 735, 735.5, 735.5 वाट,
या 746 वाट। देखिए ये सही तो दिए हैं मान 735 और 735.5, लेकिन ये यूनिट तो कुछ दी नहीं है, जबकि अशुशक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। तो इन दोनों में से आंसर होगा। तो देखिए यहाँ मैट्रिक पूछ, यदि डायरेक्ट आपसे पूछे अशुशक्ति तब आप 746 लगाएंगे, लेकिन यहाँ मैट्रिक पूछ रखा है, इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह होगा 735.5 वाट। एक मैट्रिक अशुशक्ति का मान कितना होता है 735.5 वाट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक जूल है, कूलाम है, न्यूटन है या वॉट है। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का अथवा ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। सभी जानते हैं, हाई स्कूल सब ने किया रहा है, सभी आप होशियार हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ITI कर रहे हैं, इतना तो आता ही होगा। तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। जी हाँ, क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चालकता का मात्रक क्या है। देखिए प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है चालकता, और इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर होता है 1/R। ठीक, तो R का मात्रक होता है ओम और G का मात्रक होता है मोह। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, मोह। चालकता का मात्रक होता है जी, चालकता का मात्रक होता है मोह। देखिए ओम को ऐसे बनाते हैं हम, तो मोह को इसका उल्टा, उल्टा ओम, अर्थात इस प्रकार से ये है मोह का सिंबल, ये है ओम का सिंबल। वो ओम नहीं जो धार्मिक है ये वाला, मैं इस ओम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मात्रक ओम है, ओम। ठीक, ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चालक पदार्थ से संबंधित B बराबर IR का नियम दिया था। उसी नियम देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने क्या किया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम रख दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, एम्पियर है, वोल्ट है, प्रतिरोध है, सभी उसे आ रहे हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अच्छा, अब फास्ट कराते हैं थोड़ा। 1 वोल्ट बराबर होता है, देखिए B बराबर होता है W Q। यदि आप में थोड़ी भी बुद्धि है तो इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। W अर्थात कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, जबकि Q को हम कहते हैं आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देखिए B बराबर क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। तो देख लिए जूल प्रति कूलाम जहाँ है वही आंसर, जूल प्रति, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, जूल प्रति कूलाम, तो यही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है VIS का पूर्ण रूप क्या है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल कनेक्शन। देखिए कनेक्शन अर्थात C से आएगा, BIC, तो ये तो होगा नहीं। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा भी नहीं है, ना ही इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर C, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का पूर्ण रूप। दिल्ली मेट्रो DMRC 2020 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मानव शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है। हमारे मानव शरीर के प्रतिरोध का मान कितना होता है, क्या 10 ओम होता है, 20 ओम होता है, 5000 ओम होता है या 1000 ओम होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के प्रतिरोध का जो मान होता है वह होता है 1000 ओम। कितना होता है, 1000 ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत दाब के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, क्या वोल्टेज को, करंट को, प्रतिरोध को या धारा को। तो विद्युत दाब के नाम से हम वोल्टेज को जानते हैं। किसको जानते हैं, वोल्टेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक। धातु जो होती हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक, अर्थात ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या ताप घटाने पर बढ़ता है। कोई प्रभाव ताप के परिवर्तन से नहीं होता है। तो देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और धातुओं के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक भी बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जबकि कुचालकों के लिए क्या होता है, ऋणात्मक, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर A होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
देखिए उसी का आंसर है, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है धारा घनत्व की इकाई क्या है। एक बार और पूछा जा चुका है। एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो धारा घनत्व की जो इकाई होती है वह होती है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है जी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यह वैज्ञानिक थे कूलाम, न्यूटन, आर्किमिडीज या ऑस्टेड। तो ना ही ये कूलाम थे, ना न्यूटन थे, ना आर्किमिडीज थे, तो कौन बचा, ऑस्टेड। ऑस्टेड एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि वैद्युत धारा अपने चारों ओर गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है वैद्युत परिपथ में धारा के समानुपाती होता है चुंबकीय परिपथ में क्या। तो जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में धारा होती है ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स। वह फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वीडियो में जो क्वेश्चन कराए गए हैं वह स्लाइड के माध्यम से यदि कम कराए गए होंगे, तो मैंने जो आपको बोला है यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो काफ़ी एडिशनल जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर ये नया बताया गया आपको कि फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई। इसको हम बोलते हैं फाई। देखिए जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा होती है ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, फ्लक्स। जहाँ होगा फ्लक्स वहाँ होगी करंट। क्या होगा, जहाँ होगा फ्लक्स वहाँ होगी करंट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो हमारा और हमें हमारे दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा तो वहाँ वीडियो को शेयर कीजिए, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो के PDF के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको इसका PDF मिल जाएगा। यदि आपको PDF सेपरेटली चाहिए, और हाँ चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करें, टेलीग्राम पे जाएं, विवेकानंद ITI के नाम से चैनल सर्च करें और उसमें आपको इस वीडियो का क्या PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। ध्यान रखिए, अध्ययन करते रहिए। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।